प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। जैसा कि हमारी कल बात हुई थी, आज हम आपके लिए वर्णमाला जो टॉपिक था हमारा सिलेबस का वो लेकर आए हैं। ये हिंदी का टॉपिक है और हिंदी का टॉपिक है तो ये केवल पीसीएस के लिए नहीं है। हिंदी जहाँ पर भी आपके सिलेबस में हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का वर्णमाला, सबसे पहला टॉपिक और सबसे बेसिक। और फ्रेंड, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सारे जगह आते हैं। मैंने आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स बना लिया है। ये नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप इससे एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। जैसा मैं नोट्स बनाई हूँ, प्लीज़ आप भी वैसा ही नोट्स बनाइए। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि आपको कहीं से पीडीएफ मिल जाए, आप कहीं से स्क्रीनशॉट कर लें। आप जब भी स्क्रीनशॉट करेंगे या पीडीएफ को लेंगे तो वो केवल और केवल रखा रह जाता है। जब आप कोई चीज़ अपने हाथों से लिखेंगे और उसे याद करेंगे तो वो परमानेंटली हमारे माइंड में सेट हो जाता है। कभी कभी सुनी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन सुन कर साथ में देखे भी होते हैं तो मुझे याद रहता है। और अगर हम सुने भी हों, देखे भी हों, साथ में हम उसे अप्लाई भी किए हों, तो वो एक परमानेंट तरीके से हमारे माइंड में सेट हो जाता है। ये साइकोलॉजिकली प्रोसेस होता है। तो प्लीज़ आप इसे लिखिएगा और फिर देखिए, रिवीजन के लिए मात्र आपको हमेशा 10 मिनट ही लगेंगे। मेरे नोट्स को बहुत छोटे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? हिंदी की शुरुआत ही हम वर्णमाला से करते हैं। वर्ण को अगर हम किसी समूह में व्यवस्थित रूप से सेट कर लें, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला को हम जब डिवाइड करेंगे तो एक हमारा निकलेगा वर्ण और दूसरा निकलेगा माला। ठीक है। वर्ण क्या होता है? वर्ण हम अभी तक यही जानते आए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई का मतलब ये होता है फ्रेंड कि इससे छोटी इकाई हो ही नहीं सकती। तो जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ण। और वर्ण को कहीं कहीं आप देखोगे कि ध्वनि भी लिखा होता है। और जब हम इसी वर्ण को, इसी छोटी इकाई को एक व्यवस्थित रूप से, एक प्रॉपर तरीके से किसी समूह में सेट कर दें तो हम उसे कहेंगे वर्णमाला। समझ में आया मेरे फ्रेंड? आप भाषा की सबसे छोटी इकाई, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इसको अगर हम किसी समूह में व्यवस्थित रूप से सेट कर दें प्रॉपर तरीके से तो हम उसको कहेंगे वर्णमाला। ठीक है। अब बात आती है कि वर्ण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण को मैंने यहाँ पे 2 भागों में बांटा है। एक हमारा है उच्चारण के आधार पर और दूसरा हम जो लिखते हैं उनके आधार पर। तो आप देखेंगे जो उच्चारण के आधार पर होते हैं, यानी जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं। उच्चारण का मतलब ही होता है कि जिनका यूज आप बोलने में कर लो। ठीक है। बोलने में जिनका हम यूज करेंगे वो हमारे 45 होते हैं, 45 ही होते हैं। ठीक है। और उसमें से जो हमारे 10 होते हैं वो स्वर होते हैं और 35 हमारे व्यंजन होते हैं। पहला पार्ट है हमारा उच्चारण के आधार पर, जो कि 45 है, और 45 में 10 जो हमारे होते हैं वो स्वर होते हैं, 35 हमारे व्यंजन होते हैं। दूसरा हमारा जो प्रकार है वो हमारा है लेखन के आधार पर। ये हमारा दूसरा है, ये हमारा पहला था। ठीक है। तो लेखन के आधार पर जो होगा वो हमारा 52 होगा। अक्सर आप सबके मुंह से सुनते आए होंगे कि 52 होते हैं हमारे वर्णमाला। तो वो उच्चारण के आधार पे नहीं होते हैं, वो लेखन के आधार पर होते हैं। और लेखन के आधार पर जो होते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका जो है एक स्वर होता है जो कि 13 है, अभी मैं बताऊंगी कैसे 13 है। और दूसरा आपका व्यंजन है जो कि अभी भी 35 है, मतलब 35 है। और तीसरा आपका जो है संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है, हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपके 10 स्वर थे और यहाँ पर आपको 13 मिल रहे हैं। तो फ्रेंड,
जो स्वर हम बोलने में इस्तेमाल नहीं करते उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन हम बोलते तो नहीं हैं बट हम लिखते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे ऋषि हो गए, अह हो गया, अह हो गया, ठीक है। अंकः आप पढ़ते होंगे, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ऋषि ऋषि, अंग से अंगूर, अह, ये सभी चीज़ें ये केवल हम लोग लिखते हैं। तो लिखने के आधार पर हमारे 13 होते हैं स्वर और बोलने के आधार पर 10 ही होते हैं, ठीक है। जब भी कभी एग्ज़ाम में आए तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो होते हैं इनको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इन्हें हम हमेशा लिखेंगे, ठीक है। बोलने में यूज कम होते हैं। अब आते हैं फ्रेंड स्वर पे, ठीक है। तो हम लोग स्वर को देखेंगे। स्वर क्या है ये समझेंगे। स्वर को अगर हम सबसे साधारण शब्दों में बताएं तो जो हम स्वतंत्र रूप से बोल लें, स्वतंत्र मतलब इसके लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी की सहायता की ज़रूरत ना पड़े, हम इसे स्वतंत्र रूप से बोल लें, उसे आप क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। आपको जब स्वर पढ़ाया जाता है तो आप अ पढ़ते हो, आ पढ़ते हो, ई पढ़ते हो, इसके लिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे फ्रीली पढ़ेंगे। लेकिन जब हम क पढ़ते हैं तो क के साथ कहीं ना कहीं अ भी लगा होता है, तो इसलिए उनको हम फ्रीली नहीं पढ़ पाते हैं। अब हमारे देखिए स्वर, स्वर का जो सबसे पहला टाइप है वो आपका है मात्रा के आधार पर, ठीक है। मात्रा के आधार पर है, मात्रा या उच्चारण आप कह लीजिए। तो मैंने मात्रा के आधार पर जो है 3 भाग में बांटा है इसको। पहला हमारा है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है लुप्त स्वर। फ्रेंड माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मात्रा के आधार पर हमारे 3 स्वर होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हास्य स्वर जो वो होते हैं जिनमर वो सिंगल होते हैं, जैसे कि हमारे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, अ से अनार, ई हो गया छोटा वाला और छोटा वाला ऊ हो गया। लेकिन दीर्घ जो कि बड़े हो जाते हैं, आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गए, ए हो गए, जिनको बोलने में समय लगे, ठीक है, जिनको बोलने में समय लगे वो दीर्घ हो जाएंगे। और जो बिना मात्रा के सिंगल हो उनको हम हास्य स्वर कहेंगे। एक होते हैं हमारे लुप्त स्वर। आप राम शब्द सुने होंगे, हम राम में कितनी बार अ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं दिखता है। तो जो बीच में स्वर आए और लुप्त हो, मतलब वो लिखने पर न दिखे, बोलने पर केवल महसूस किया जाए, उन्हें आप कहेंगे लुप्त स्वर। समझ में आया? उच्चारण या मात्रा के आधार पर आप 3 भाग में बांटेंगे इन्हें, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अ ई उ जो होते हैं वो हास्य स्वर होते हैं, आ ई उ ए ऐ जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। और राम शब्द हो या ऐसे कई शब्द आते हैं जहाँ पर आ हो लेकिन वो लिखने में ना दिखे, केवल बोलने पर महसूस हो, वहाँ वो लुप्त स्वर होता है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, वहाँ पर वो लुप्त हो जाता है, ठीक है। अब आएंगे हम अपने जीव, यानी कि जीभ के आधार पर, जीभ का प्रयोग हम स्वर में कहाँ कहाँ करते हैं उनके आधार पर। तो जीभ के मैं 3 भाग बांटे हैं, एक होता है अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पश्च भाग यानी पीछे का भाग। आगे की भाग से अक्सर आप ई और ए का उच्चारण करेंगे। आप प्रयोग करिए अपने टंग्स का, ई और ए जब आप बोलेंगे तो आपके जीभ का केवल आगे का भाग ही हिलेगा, ठीक है। और तो इसके लिए जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछे कि अग्र स्वर क्या होता है, उसका क्या एग्जाम्पल है, तो आप ई और ए को ही रखिएगा। मध्य में केवल और केवल अ आते हैं और पश्च भाग जो होता है स्वर का उसमें आ उ ओ औ आ जो होता है वो आपका पश्च भाग का होता है। समझ में आया आपको? जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होगा, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा, मुख के खुलने के आधार पर। हमारा मुख कैसे खुलता है स्वर को बोलते समय, तो आपको पता है मुख 2 ही प्रकार से खुलेगा, या तो आधा खुलेगा या तो पूरा खुलेगा। तो जिनमें आधा खुलेगा उसमें हमारे आएंगे अ ए औ आ, ठीक है।
तो हमारे ये जो होंगे वो आधे मुख खुलने पर होंगे। लेकिन जिसमें हमारा मुंह पूरा खुल जाए, पूरे अच्छे तरीके से गोल हो जाए, ठीक है, खुल कर के, तो उसमें हमारे आएंगे ई ऊ। जब भी आप ई और ऊ बोलेंगे तो हमारे मुंह जो हैं पूरे खुलेंगे, ठीक है। अब हमारे जो होठ है उनकी स्थिति के आधार पर भी हम देख लेते हैं। हमारा चौथा है होठ की स्थिति आधार पर। यहाँ पर भी होठ के हम आकार को देखेंगे। एक होता है अवृत्त और दूसरा होता है वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी का मतलब होता है जिसमें होठ आधे खुलते हों, ठीक है, गोल ना होते हों। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कोई अक्षर तो हमारे होठ बिल्कुल ही गोल हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारे होठ गोल नहीं होते हैं, लेकिन हम जो हमें बोलना होता है हम बोल लेते हैं। तो जिसमें हमारे होठ गोल ना हो, गोल सर्कल ना बने, उसमें हमारे अ आ ई ए आते हैं। लेकिन जिसमें हमारे होठ पूरी तरीके से गोल हो जाए उसमें हमारे ऊ आते हैं। आप बोल करके देखिए, ऊ जब भी आप बोलेंगे तो आपके होठ जो है गोल हो जाएंगे, ऊ ओ आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पांचवा, हवा का जो प्रयोग होता है नाक और मुंह में, उनके आधार पर, ठीक है। हवा के प्रयोग के आधार पर ये कई एग्ज़ाम में मैंने देखा है, लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक आपका मौखिक होता है, एक अनुनासिक होता है, ठीक है। तो ऐसा स्वर, ठीक है, जो आपके केवल मुंह से निकलता हो हवा, ठीक है, या फिर दोनों से निकलता हो, तो मुख से केवल जो निकले उसको आप मौखिक कहेंगे, लेकिन मुख और नाक दोनों से जो निकले उसको आप अनुनासिक कहेंगे। तो मुख से जिसमें निकलते अ आ ई होता है, आप बोल करके देखिए अ आ ई, फटाक से आप बोल लेंगे, नाक से हवा निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अनुनासिक में जब आप बोलेंगे, अ बोलेंगे, ई बोलेंगे बड़ी वाली, तो इस तरह के जो स्वर होंगे वहाँ पर हवा का जो यूज होगा वो नाक से भी होगा और मुंह से भी होगा। एक आता है हमारा छठवां जो होता है, उसे आप कहते हो घोषत्व, ठीक है। घोषत्व का मतलब होता है श्वास का कंपन, यानी जब हम बोलते हैं तो बोलने के दौरान हमारे स्वर तंत्रियों में जो कंपन उत्पन्न होता है बोलते समय, उसको आप कहते हो घोषत्व। तो घोषत्व को हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे आगे अभी। फिर आपका जो सातवां है वो प्राणत्व है। प्राणत्व का मतलब होता है हवा, मतलब सारे स्वर को बोलने में हवा का यूज कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, यानी सभी स्वर को बोलने के लिए हमें बहुत ही, हमारे मुख से जो है बहुत ही कम हवा निकलती है, इसलिए हम सारे स्वर को अल्प प्राण कहते हैं। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरा क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आगे से और बेहतर इसको करूँगी। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं सब कुछ प्रॉपर कर दूँगी। मेरे क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा व्यंजन होगा। थैंक यू सो मच।